रानीगंज नाव का एक कस्बा था। कस्बे का नाम सिर्फ रानीगंज था क्योंकि वहाँ का जमींदार बहुत बुरा और जुल्मी था। लोगों के पैसे ऐंठना उसका काम नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बन गई थी। मालिक, ये पैसे मैंने अपनी बची हुई जमीन बेची है उसके हैं। बाकी जमीन आपके पास पहले से ही गिरवी रखी हुई है मालिक। और वो जमीन बेची किसे? मुझे क्यों नहीं बेची? मैंने वो जमीन आपके छोटे भाई रुद्र ठाकुर को बेची। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे दे देना वरना मैं तुम्हारे खानदान से अपने घर का काम कराऊंगा। मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। ना मेरे पास पैसे हैं, ना घर बचा है और ना ही जमीन। कहने के लिए बस एक खानदान बचा था और उसे भी आप कैदी बनाकर काम करवाना चाहते हैं। ले आओ इसके बड़े बेटे को मेरे घर पर काम पे रख लो। जब ये मेरा सारा कर्ज चुकता कर दे तब इसके बेटे को छोड़ देना। जमींदार का कस्बे में इतना खौफ था कि वो जहाँ से भी जाया करता लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते। पता नहीं इस जमींदार से छुटकारा कब मिलेगा। रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। आखिरी बार मैं कब सोई हूँ मुझे ये भी याद नहीं है। आखिरी बार मैं अम्मा की गोद में सोया था, सुकून से सोया था। नींद खुली नहीं रही थी, इतना सोया था। और अब 3-4 दिनों से मैं सोया ही नहीं हूँ। पता नहीं फिर वैसा सुकून कब मिलेगा। मैं तुम्हारी हालत बिल्कुल समझ रही हूँ। इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकालना ही होगा। क्यों ना हम गांव वाले मिलकर पुलिस में शिकायत करें? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम कस्बे वाले मिलकर उस जुल्मी की शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उसकी असली जगह जेल में ही है। वैकुंठ सारे गांव वालों को जमा करता है और पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां जाकर वैकुंठ अपनी सारी परेशानी बताता है। देखो, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। उस जमींदार की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझे और मेरे पूरे डिपार्टमेंट को नौकरी से निकलवाकर तबादला करवा सकता है वो। मेहरबानी करके तुम ये सब मत करो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। कस्बे वाले वहां से भी उदास होकर निकल जाते हैं। लेकिन कस्बे वालों की शिकायत की खबर ठाकुर जमींदार को पता चल जाती है और वो सबसे कहता है, मैंने सुना है कि तुम सारे कस्बे वाले मेरी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे और उनके नाम भी मुझे पता है जो गया था। क्यों वैकुंठ? मालिक, मैं तो बस ऐसे ही अपने अम्मा के कंगन के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराने गया था। हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी अम्मा भी अक्सर बीमार रहती है। लड़कों, जाकर इसकी अम्मा को बाहर लेकर आओ, इलाज मैं करूंगा। जमींदार ने अपने रखे हुए गुलामों से वैकुंठ की अम्मा को बाहर बुला लिया। तुम्हें अगर मैं बाहर धक्का दे दूं तो तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। जमींदार ने इतना कहकर वैकुंठ की अम्मा को धक्का दे दिया। अम्मा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हम गरीबों को परेशान करके तुझे अच्छा लग रहा है ना? देखना, इन्हीं गरीबों का बोझ तेरे सर पर आ जाएगा और तू झुक जाएगा। मैं भगवती माँ से दुआ करती हूँ। जा, मेरा श्राप है तुझे कि तू ताउम्र कुबड़ा होकर रह जाएगा। उस बुढ़िया के इतना कहते ही बड़ी जोर से बिजली कड़की, हवाएं तेज चलने लगी और एक बड़ी सी तेज रोशनी आई जो सीधी जमींदार पर पड़ी, जिससे वो कुबड़ा बन गया। ये क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैं कुबड़ा नहीं बन सकता। नहीं! कुबड़ा बनते ही जमींदार वहां से भाग गया और कस्बे वाले उसे कुबड़ा बनते हुए देख हैरान रह गए। ये मेरे साथ क्या हो गया? कैसी अनहोनी हो गई मेरे साथ? मेरे मालिक, ये कैसा दिन दिखलाया तूने? ये सब किए हुए आपके पाप और अधर्म का नतीजा है। कुछ पैसे ही तो लिए थे मैंने लोगों से, उसका इतना बड़ा अंजाम मैं कैसे सहूं? ए मालिक! बात चंद रुपयों की नहीं है, बात गरीबों से मिलने वाली हाय और बुरे कर्मों की सजा है। कहीं आपका ये श्राप मुझे और मेरे बच्चों को ना लग जाए, इसलिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, अपने बच्चों को साथ लेकर। जमींदार के कुबड़े होने के वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। जमींदार की हालत बहुत खराब होती है।
कई महीने बीत चुके होते हैं और इस दौरान कुबड़ा कई सारे हकीम, डॉक्टर और दूसरे वैद्यों को अपने इलाज के बारे में पूछता है। इस चीज का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा कुबड़ापन शायद कभी ठीक नहीं होगा। ऐसा मत कहिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस चीज का कोई तो इलाज होगा। इस चीज में तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जिनके वजह से तुम्हें ये कुबड़ापन मिला है, तुम उनसे जाके अपनी किए की माफी मांग लो, तब कहीं तुम ठीक हो जाओगे। भूलो मत हकीम, मैं इस कस्बे का सबसे बड़ा जमींदार हूँ और ठाकुर जमींदार किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता। खेत, खलियान, कुएं, फसल सब कुछ मेरा है और तुम कह रहे हो कि मैं उनसे माफी मांगू? तुम में अब भी कितना घमंड बचा हुआ है। तुम ऐसे हाल में ही ठीक हो। कई दिन और बीत जाते हैं। कुबड़े जमींदार का कुबड़ापन बिल्कुल ठीक नहीं होता। बेहाल और थक हार कर वो उसी बुढ़िया के घर जाता है और कहता है तुम्हारे श्राप से मैं इतना सब कुछ भोग चुका हूँ। मेहरबानी करो, मुझ पर रहम करो। मैं अब से किसी भी कस्बे वाले या किसी भी बेगुनाह पर कोई भी जुल्म नहीं करूँगा। तुमने पूरे कस्बे वालों का जीना हराम किया था, तुम उसी का श्राप भुगत रहे हो। मुझे माफ कर दो और इसका कोई इलाज बताओ। मैं सबकी जमीनें सबको वापस कर दूंगा, उनके पैसे भी। और जब तक तुम्हारी अम्मा मुझे इस चीज का इलाज नहीं बताएंगी ना, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। कुबड़ा उस बुढ़िया के घर जाकर गिड़गिड़ाने लगा। उसे गिड़गिड़ाता देख बुढ़िया ने उसे कहा, अगर तुम्हें कुबड़ेपन से ठीक होना है तो तुम्हें पूरे गांव को खुश करना होगा, तब जाकर तुम्हें इस कुबड़ेपन से छुटकारा मिलेगा। मैं हर एक चीज करने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। इस कुबड़ेपन में रहने से अच्छा है मैं अपनी जिंदगी छोड़ दूं। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है। तब वो बुढ़िया उसे अपने आंगन के एक छोटे से मंदिर के पास ले जाती है जो भगवती माँ की थी। ये क्या है? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? ये भगवती माँ का मंदिर है। इस मंदिर के प्रसाद को तुम्हें सारे गांव वालों को खिलाना है और उनसे लिए हुए जमीन और पैसे तुम्हें उन्हें वापस लौटाना होगा। ऐसा करने से तुम ठीक हो जाओगे। मैं ऐसा ही करूँगा। कुबड़े ने वैसा ही किया। सभी कस्बे वालों के घर न्योता देने गया। मैंने जो भी गलती की है मैं उसकी माफी मांगना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पैरों में भी गिरने के लिए तैयार हूँ। पैरों में गिरकर नहीं, कुछ करो तो मानूं। कुबड़ा अपने घर में एक बड़ी सी दावत तैयार करवाता है। भगवती माँ के चरणों में प्रसाद चढ़ाकर वो लोगों को दावत देता है। खाना तो बहुत अच्छा बना है, क्या बात है, अच्छी नियत से बनाया है लगता है, पेट भरकर खाओ। जमींदार के दावत देते ही सारे कस्बे वाले खुश हो जाते हैं। मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम अपने पहले वाले रूप में आ जाओगे। और इतना कहने के बाद ही कुबड़े जमींदार पर एक बड़ी सी रोशनी आती है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये क्या, मैं अपने असली रूप में आ गया। जय भगवती माँ की, जय भगवती माँ की। जमींदार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने असली रूप में आकर उसने कस्बे वालों को पूरे 1 महीने तक दावत दी। सबके पैसे उसने लौटा दिए और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगा। एक गांव शिमला में एक लड़का रहता था, सूरी। सूरी के अब्बू की चाय की दुकान थी। वो सुबह उनकी मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में सूरी से कोई ठीक से बात नहीं करता था, क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा है। वो सबसे बात करने की कोशिश करता है, दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। और अगर वो बात करने की कोशिश भी करता तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। हे, कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा? हाँ, मैं खेलूंगा। अरे चाय बनाने के लिए नहीं, गेम खेलने के लिए बुला रहा हूँ, तू रहने दे। सूरी को बहुत बुरा लगता है। वो घर आते ही मुंह फुलाकर बैठ जाता है। सूरी के अब्बू ये देखते हैं और उसके लिए खाना लेकर आते हैं। अरे क्या हुआ सूरी, तू मायूस क्यों है आज? ले खाना खा ले, तुझे अच्छा लगेगा। ले। पापा,
आप कोई और काम क्यों नहीं करते? आपको इतने सारे कामों में से यही काम मिला। चाय बनाने में क्या बुराई है? दिन में सबसे ज्यादा लोग इसी के बारे में सोचते हैं। नहीं, मेरे दोस्त तो मजाक उड़ाते हैं, मुझे अपने साथ खेलने में भी शामिल नहीं करते। बोलो कौन सा खेल खेलना है, अभी खेलते हैं। आपके साथ नहीं, उनके साथ खेलना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है बिना खाना खाए। सूरी के अब्बू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से उनके बच्चे के दोस्त बहुत दूर जा रहे हैं। उसके पिताजी चाय बनाने के साथ दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। वहीं स्कूल में बच्चों को ट्रिप पर ले जाने का प्रोग्राम बनता है। कुछ दिन बाद आप सभी बच्चों को एक जंगल ट्रिप पर ले जाया जाएगा। सभी बच्चे उसी तैयारी के साथ आएंगे। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सूरी घर आकर ये बात अपने अब्बू को बताता है। पापा, मुझे स्कूल की तरफ से जंगल की ट्रिप पे ले जाया जा रहा है। मुझे जरूरी सामान पैक करके दे दीजिएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने सामान में एक छोटा बर्तन जरूर लेकर जाना। वहाँ अगर कुछ पकाना हो तो काम आ सकता है। ठीक है? जी पापा, जरूर। और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी। मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें अब अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और वो तुमसे बात भी करेंगे। सच पापा? हाँ। सूरी खुशी से पिताजी के गले लग जाता है। कुछ दिन बाद उस जंगल ट्रिप पर जाने का दिन आ जाता है। सब उस जंगल में पहुंचने के बाद ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। मैं सबको 4 ग्रुप में बांटूंगा, जिसमें एक लीडर भी होगा। वो सब एक साथ में रहेंगे और अपना काम करेंगे। सब अपने लीडर की बात मानेंगे, समझ गए ना? सब अपना बैग लेकर ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अरे किसको लीडर बना दिया? इसको तो चाय के अलावा कुछ नहीं आता। सब हंसने लग जाते हैं। सूरी को बहुत बुरा लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाता है। चलो यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा खा पी भी लेते हैं। बाकी सभी मान जाते हैं और रुक जाते हैं। नहीं, हम नहीं रुक सकते। अगर हम रुके तो लेट हो जाएंगे और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। लो, लीडर बना दिया तो अब हम पे हुक्म चला रहा है। नहीं, हम नहीं चलेंगे। तुझे जाना हो तो जा। हम थोड़ा नाश्ता करने के बाद ही ट्रैकिंग शुरू करेंगे। तू जा। सूरी के मना करने के बाद भी वो वहीं रुकते हैं, लेकिन फिर भी सूरी उन्हें नहीं छोड़ता और उनके साथ वहीं रुक जाता है। कुछ ही देर में टीचर और बाकी के बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। थोड़ी देर आराम और नाश्ता करने के बाद वो अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। अरे ये तो अंधेरा हो गया, अब तो रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। बाकी बच्चे भी डरने लग जाते हैं। कुछ ही वक्त में ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ से रास्ता पता करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें वहीं ठहरना पड़ता है। अब तो मुझे भी रास्ता नहीं पता। मेरे ख्याल से हमें आवाज लगानी चाहिए। तुरंत ही वो चारों टीचर और अपने क्लास के विद्यार्थियों को आवाज लगाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। हाँ, टीचर, टीचर, अरे कोई हमें सुन रहा है? हम खो गए हैं, कोई है? सब चिल्लाते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमें आगे का रास्ता नहीं पता, इसीलिए हमें यहीं रुक जाना चाहिए। हो सकता है अगर आगे गए तो रास्ता भटक जाए। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या मालूम हम सही जगह पहुंच जाएं। रात बहुत हो चुकी है, जानवरों का भी डर है। टीचर थोड़ी देर में हमें खोजते हुए आ ही जाएंगे। हमें यहीं रुकना चाहिए। सबको उसकी बात ठीक लगती है और वो लोग वहीं रुक जाते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है और तेज ठंडी हवा बहने लगती है और उनके पास बचा खाना भी खत्म होने लगता है। हाँ, अब तो हमारा खाना भी खत्म हो जाएगा और पानी भी खत्म हो जाएगा। अब भी कहता हूँ मैं, हमें चलना चाहिए। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? रास्ता तो बंद है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर ना हमें खा जाए। मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। हाँ, मुझे भी। मैं आग जलाता हूँ और सब लोग आग जलाते हैं। कुछ देर जलने के बाद आग कम होने लगती है।
हम क्या करेंगे, इतनी ठंड है, आग भी खत्म हो रही है। जानवर से नहीं तो ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे। सूरी कुछ सोचता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास बर्तन और चाय की पत्ती रखी हुई है बैग में। वो आग बुझने के बाद तक गर्म रहेगी तो हमें भी गर्म रखेगी। सूरी तुरंत वो बर्तन निकालता है और सब उसे अपना पानी दे देते हैं, लेकिन फिर भी पानी कम पड़ता है। वहीं पास में जमीन पर बर्फ पड़ी होती है। वो उसे उठा लेता है। जैसे ही काली चाय बनती है, आग खत्म हो जाती है। सबको बहुत अच्छा लगता है। उसे पीने के बाद सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन अयन सिर्फ चुपचाप चाय पीता है। कुछ ही देर में उन्हें पत्तियों की आवाज आती है और वो अपने पीछे की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि उनके टीचर आ रहे हैं। सब राहत की सांस लेते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद जब टीचर उनकी तारीफें करते हैं तो अयन कहता है कि वो महफूज उनके लीडर सूरी की वजह से है। ये सुनकर सूरी को बेहद खुशी होती है। सूरी की कहानी सुनकर सब उससे दोस्ती करने आते हैं। अगर आज सूरी को चाय बनानी नहीं आती तो शायद सब उसके दोस्त नहीं बनते। आज पहली बार उसे चाय वाला होने पर खुशी हो रही थी। अगले दिन वो खुशी खुशी अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बातें बता दी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बात तो मेरे पास भी है, मैंने अच्छी नौकरी ढूंढ ली है। सूरी ये सुनकर हैरान और उदास हो जाता है। नहीं पिताजी, आपको काम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये मुझे अब समझ आ गया है। सूरी के पिता ये सुनकर खुश हो जाते हैं और अगले दिन वो खुशी खुशी अपने दुकान में अपने अब्बू की मदद करने लगा। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो सब उससे मिलकर उससे बातें करने लगे और उसके साथ खेलने लगे।